सर। हेलो। यस ऋषभ बोलिए। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। सर ये सुबह वाले में ना मेरा थोड़ा सा माइक का इशू चल रहा था सर यहाँ पे। तो आप जब अटेंडेंस ले रहे थे, सब मैं टेक्स्ट में आपको टाइप करके भेजा था सर, कोई प्रेजेंट में। बात। आज आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस। ओके। थैंक यू सर। सो वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? बच्चे कहाँ हैं सारे? व्हाई आर दे नॉट जॉइनिंग द क्लास?
क्लास, अच्छा मैसेज पहुंचा नहीं है उनके पास। सर ये 10 बजे वाली लिंक है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये 2 बजे वाली लिंक है, लेकिन ये बच्चे, अच्छा मेरा नेट बंद था। ओके, ये मैसेज बच्चों के हमने पास 10 बजे वाली लिंक से किया है कनेक्ट। सर हम तो वही सेम लिंक से ज्वाइन हो गए सर। ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे फिर? ग्रुप पे मैसेज कर दो ज्वाइन यूजिंग दिस। वो तो मैंने 1:30 बजे का मैसेज किया हुआ है, बच्चों ने देखा ही नहीं है। अब देखा है उन्होंने। वो मेरा नेट बंद था, मैसेज पहुंचा नहीं बच्चों के पास। तो सर इसको लीव कर दूं? हेलो। ओके, एक बार अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दो, ठीक है? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? प्लीज रिप्लाई कीजिए। जी सर। ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट, और हमने थोड़ा रिवीजन भी किया था लास्ट क्लास में। तो किसी को कोई डाउट है न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो पूछ ले, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इट इज नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हम करेंगे। यस, किसी को कोई डाउट है? रौनक, ऋषभ, हासिफ, नो सर। न्यूक्लियर पावर प्लांट सबको क्लियर है? क्या मैं मान लूं आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं? यस। सर न्यूमेरिकल करवा दिया आपने? नहीं, न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर। ओके, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस। इफ अगर आपको कोई पूछता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, देन यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, what are PWR reactors, what are BWR reactors, what are CANDU reactors, fast breeder reactors, control loads का क्या function है, what is half life, what is radioactive emission. I think you all are familiar with these terms now. Yes or no? Okay, समझ में आया? तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? नो सर। आई थिंक अब दिख रही है स्क्रीन हाँ आपको। सर, आप देखिए। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आप मुझे बताइए हाइड्रो पावर जनरेशन क्या होता है? क्या आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है या सुना है? व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर जनरेशन। यस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्या है? यस, एनीवन? बताइए। यस, कार्तिक। कार्तिक, रौनक, हाइड्रो पावर Yes, sir. जनरेशन क्या होता है? सर वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। यस, गुड। और क्या जानते हो इसके बारे में? सर टरबाइन की हेल्प से हम वो करते हैं, वेरी गुड। डेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइन, और सर एक और होती है। तो सर फ्रांसिस। इनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यस यस यस। डैम होता है। गुड। और और सर कोई बच्चा? यस, अभिषेक कुमार, आप क्या समझते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन से? यस, जितेंद्र, गो अहेड। स्पीक अप डियर, स्पीक अप। जैनीश, कार्तिक, ओके। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो बेसिकली क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं, वाटर जो है इस प्राइम सोर्स, जो आपके एनर्जी का सोर्स है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, energy of water is utilized to move the turbine, which in turn runs the electric generators. Okay, हाइड्रो की जो पावर है, यानी कि जो ये हमारे रिजर्वायर के अंदर जो पानी है उसका प्रेशर से हम टरबाइन घुमाएंगे, और ये टरबाइन कपल होगी आपके जनरेटर से, एंड जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो किस तरह की एनर्जी वाटर के पास होगी? वाटर अगर हम एक कंटेनर में रख दें तो उसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी आई कहाँ से? जैसे हम पानी, जो पानी से कह रहे हैं, पानी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, पानी का कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा। अभी तक जो जितना भी हमने पढ़ा, जो पावर जनरेशन थी वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी थी। कोयला जब जलता था तो केमिकल एनर्जी बर्न होती थी, वहां पे भी हीट कन्वर्ट हो रही है, कोल इनटू हीट। गैस में भी यही हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यही हो रहा है। बट यहाँ तो कोई आपका कंबशन नहीं हो रहा है किसी भी चीज का, केमिकल एनर्जी तो कोई है ही नहीं। तो वाटर के पास कैसी एनर्जी है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद कर रहा है? सो दैट इज योर पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी। अब वो कैसे अचीव करते हैं? सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर is its energy in motion in the function of mass and velocity. Okay, potential energy होता है the level of difference in the level heads of water between the two points, के दोनों के जो प्रेशर डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस कितना है, किस पॉइंट पे वाटर की हाइट कितनी थी, और हम जब निकाल रहे हैं जिस पॉइंट पे हम टरबाइन चला रहे हैं उस पॉइंट पे हाइट कितनी है, उसका जो डिफरेंस है, दैट विल प्रोवाइड यू द पोटेंशियल डिफरेंस। इन ईदर केस कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी। हमें पेरिलियर फ्लो चाहिए पानी का, पेरिलियर मतलब कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए। अगर हमें पावर जनरेशन चाहिए तो कंटिन्यूअसली हमें पावर चाहिए, वाटर का फ्लो चाहिए जिसका पोटेंशियल, जिसका काइनेटिक और प्रेशर हेड काफी अच्छा हो। यस और नो? In either cases, continuous availability of water is basic necessity. To ensure this, water collected in natural lakes, reservoir at high altitudes may be utilized, or water can be artificially stored by constructing dams across the flowing streams.
और इसके लिए आइडियल साइट क्या है, बेस्ट लोकेशन क्या है, इज वन विच अ गुड सिस्टम ऑफ नेचुरल लेक्स विद सब्सटेंशियल कैचमेंट एरिया। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे वैलीज बन रही हो, आपकी माउंटेन वैलीज, जहाँ पे जो माउंटेन्स के ऊपर बारिश का पानी है वो कलेक्ट होके नीचे उसके जो है बॉटम फुटहिल्स पे आ जाए और वहां से एक स्ट्रीम बन जाए, और उसको हम फिर डैम लगा के वहां पे उसको कैचमेंट एरिया में रिजर्वॉयर बना के उसको स्टोर कर ले, फिर वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके हम अपने टर्बाइंस के थ्रू पास करवा के जो है एनर्जी ले सके। अब हमने डैम्स भी बना ली, सब चीज बना ली, लेकिन मेन जो कंपोनेंट है वाटर का वो कहाँ कहाँ से आएगा? वाटर हमारे पास आया कहाँ से? यस, हम कहते हैं डैम्स में पानी आ रहा है, पानी कहाँ से आया है? यस, एनीवन? पहाड़ों से। पहाड़ों से पानी कैसे आ गया? पहाड़ों में पानी कहाँ से आया? फ्रॉम रेनफॉल। मेन मेन जो फैक्टर है रेनफॉल ही तो है, पानी कहाँ से आ रहा है हमारे पास? वाटर साइकिल। पानी तो हमारे पास लैंड पे कहाँ से आएगा पानी? विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की वजह से ही हमारी जो है नदियां बनी है, लेक्स बनी है, हमारे पॉन्ड्स बने, छोटी स्ट्रीम्स बनी है, फॉल्स बने, वाटरफॉल्स जो हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द जो आपकी रेनफॉल है उसकी वजह से। यस और नो? सो रेनफॉल इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर एंड डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स। देखो टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, एरिया का, ह्यूमिडिटी कैसी है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसा है वहाँ का, विंड फ्लो पैटर्न क्या है। ओके, इन चीजों पे फर्क पड़ता है आपका रेनफॉल का। द यूजफुलनेस ऑफ द रेनफॉल फॉर power purpose further depends upon several complex factors which includes, that is, intensity, time distribution, topography of land. It has been observed that over that small parts of the rainfall can actually be utilized for power generation. The sufficient part is accounted by direct evaporation, while other similar quantities seeps into soil and forms underwater storages. Some water is also absorbed by vegetation, जो आपकी खेत खलियान है वहाँ पे. Thus, only a part of water falling on the rain actually flows over the ground surface as direct runoff and forms the stream which can be utilized for hydropower generation. तो हम अगर देखें तो फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेनफॉल को, और रेनफॉल की वजह से जो पानी आ रहा है उसमें क्या क्या और फैक्टर्स हैं. यस, सो हमने देखा कि रेनफॉल का काफी जो हिस्सा है वो वेजिटेशन एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी ग्राउंड वाटर में जा रहा है, कुछ एवेपोरेट बैक भी हो रहा है. तो बहुत कुछ कम हिस्सा ऐसा है जो आपका ग्राउंड वाटर पे आता है, यानी कि रन ऑफ वाटर में काउंट होता है. अगर हम वाटर की डिवीजन की बात करें तो हमारा बहुत सारा पानी जो है वो हमारा कहाँ है, सी में है. फिर कुछ हिस्सा उसका जो वहां से वेपराइज होके रेन की फॉर्म में आया, फ्रेश वाटर, वो कुछ कहाँ चला गया आपका, जब लैंड पे जब आपकी बारिश होगी तो कुछ तो लैंड एब्जॉर्ब कर लेगी. यस, कुछ हीटिंग की वजह से वेपराइज होके दोबारा वापस आपका एयर में चला गया. ठीक, कुछ वेजिटेशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो आपके पेड़ पौधे हैं, खलियान हैं, जो आपके जंगल है वहां पे. ठीक है. अब बहुत सारा पानी जो ऐसा है जैसे माउंटेन्स है वो पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करते, तो वो पानी कहाँ आता है, वो स्ट्रीम्स की फॉर्म में फ्लो करने लग जाता है सरफेस पे. उसे हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ वाटर, जो स्ट्रीम्स की फॉर्म ले लेता है. ओके, दैट वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, क्योंकि वो पहाड़ों से आ रहा है, और पहाड़ जो है अगर हम सी लेवल से बात करें तो उनका जो हाइट है वैसे ही जाता है. तो अगर हम लोअर ग्राउंड पे और उस पानी को लेके आए, सो इट विल हैज अ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं पावर जनरेशन में. एंड दिस इज द प्रिंसिपल दैट इज अडॉप्टेड फॉर पावर जनरेशन यूजिंग योर हाइड्रो पावर. ओके, किसी को कोई
यस, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। सो अगर मैं कहूँ हाइड्रो पावर जनरेशन को वेदर इट इज अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल है, ये बताइए। दोनों का डिफरेंस किसी को पता है? रिन्यूएबल है, गुड। कैसे? वाटर रिवर में चली जा रही है सर, ये वाटर साइकिल हो जा रहा है। हाँ, वाटर साइकिल के थ्रू। गुड, ओके, ठीक है राहुल, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें हम और एडवांटेजेस की बात करें हाइड्रो पावर प्लांट्स की, तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैं, और डिसएडवांटेज की बात करें तो वो उससे भी ज़्यादा है। अगर मैं एडवांटेजेस में बात करूं तो सबसे पहला आता है नो फ्यूल चार्जेस। कोई फ्यूल है ही नहीं तो चार्ज क्या होगा? हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है रन ऑफ वाटर की, उसको यूटिलाइज करके हम पावर जनरेशन कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है फ्यूल का इसमें। सो इट्स अ फ्यूल फ्री पावर जनरेशन इसको कह सकते हैं। यस और नो? जी सर। दूसरा है एनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज हाईली रिलायबल। हाईली रिलायबल क्यों है? क्योंकि इसमें जो लोड जो उठाने की कैपेसिटीज है, जो पावर प्रोडक्शन है, इज वेरी वेरी हाई। और वाटर का अगर कंटिन्यूस फ्लो हमें मिलता रहे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन चार्जेस आर वेरी वेरी लो। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सिस्टम की, सीधा एक पेन स्ट्रोक से पानी आ रहा है, वो आपकी टरबाइन ब्लेड्स घुमा रहा है, वो जनरेटर से पावर जनरेट हो रही है, कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है। तो जो आप इसका जो मेंटेनेंस है और जो ऑपरेशन है वो बहुत ही इजी और स्मूथ है। रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट इज लो। रनिंग कॉस्ट भी आप अगर बात करें कम हो जाएगी, क्योंकि आपका फ्यूल ही नहीं इसमें कुछ फुकरा, कोई भी हम फ्यूल नहीं जला रहे, ना हमें परचेज करना पड़ा है, ना हमें कैश जो है जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी हैंडलिंग में कोई खर्चा देना पड़ रहा है। मॉनिटरिंग भी बहुत इजी है। यस, रनिंग कॉस्ट इज लो एंड द प्लांट हैज नो स्टैंड बाय लॉसेस। नो स्टैंड बाय लॉसेस। अगर हम प्लांट को रोक के रखें तो ऐसा नहीं है कि हमारे लॉसेस होते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। द प्लांट एफिशिएंसी डज नॉट चेंज विद एज। एज की वजह से कोई इसका ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो डैमेज होता है, सिवाय आपके टरबाइन को छोड़ के। टरबाइन तो एक आपका जो यहाँ पे एक पार्ट है जो खराब होता रहता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मोशन, मैकेनिकल फेलियर्स भी हो जाते हैं। उसके अलावा प्लांट में कोई और ज्यादा मेंटेनेंस की चीजें नहीं है, और एफिशिएंसी जो है टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होती है, जो कि दूसरे टाइप के प्लांट्स में होती है। It takes a few minutes to run and synchronize the plant. Less supervising staff is required. A no fuel transportation problem, क्योंकि फ्यूल है ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम भी खत्म। No ash problem and atmosphere is not polluted since no smoke is produced in the plant. In addition to the power generation, these plants are also used for flood control and irrigation purposes. अब कहीं कहीं पे ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनी सीजन में पानी आ जाता है, और उसका जो कैचमेंट एरिया है रिवर का वो उतना नहीं है कि उसको एकोमोडेट कर सके, देन वो पानी ओवरफ्लो करेगा उसके बैंक्स को एंड इट विल लीड टू फ्लड लाइक सिचुएशंस, और कुछ दिन में वो तबाही मचा देगा। उससे बेटर क्या है कि हम एक रिजर्वायर बना के उस पानी को कलेक्ट कर लें, और जब हमें यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी इन समर सीजन्स, देन वी कैन यूटिलाइज इट इन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ, जो आपका जो रेनी सीजन है, ऑफ रेनी सीजन में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास रेन नहीं होगी, फॉर इरिगेशन एज वेल एज पावर जनरेशन। ओके, such plants has approximately life of 100 to
125 ईयर्स, और जबकि थर्मल पावर प्लांट की अगर आप लाइफ की बात करें तो 20 से 25 साल होती है। उससे ज्यादा अगर हम उसको चलाएंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी हाई। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर इन द स्टैटिक पोजीशन। डायनेमिक फोर्सेस उस पर कम एक्ट करती हैं, तो जो इसकी लाइफ है वो ज्यादा है। Number of operations required is considerably small compared with thermal power plants. Okay. The machine used in hydropower electric generation plants are more robust and generally run off at a speed of 300 to 400 RPMs, where the machine used in thermal power plants runs at 3000 to 4000 RPMs. Therefore, there is no specialized mechanism problems and special alloy required for the constructions. क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है तो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो भी इतना हमें बहुत हाई लेवल का रिक्वायरमेंट नहीं है। द कॉस्ट ऑफ लैंड is not a major problem since hydropower electric stations are situated away from the developed areas. अब हम कहने लग जाए कि दिल्ली में हमें हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, will it be possible to construct a hydro power plant in Delhi? Yes. नो सर। सो देखो आप, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है वाटर की, ठीक है, फिर हमारे पास लैंड का बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है। तो ये जहाँ पानी की अवेलेबल सरप्लस हो और एरियाज भी हाई एल्टीट्यूड पे हो, जहाँ पे आबादी भी कम हो, डेवलपमेंट कम हो, वहां पे हम इनको लगा सकते हैं। एंड देन वी कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी विद ओवरहेड केबल्स, और वहां से ग्रिड के थ्रू वी कैन सप्लाई टू द मेट्रो सिटीज और wherever there is a necessary for the electricity. Yes. So these are the 15 advantages if we talk about your hydropower plant. And also अगर हम बात करें advantages की, there are certain disadvantages too. We will discuss it also. The initial cost of the plant is very high. आपको एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है, बनाना है, it will cost very high. Okay. क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ही हाई ग्रेड का होता है। कंक्रीट बनाने पड़ते हैं, ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा एरिया जो है आपको वहां से वेकेट करना पड़ता है, क्लियर होते हैं, ठीक है। इट टेक कंसिडरेबली लार्ज टाइम फॉर इरेक्शन ऑफ सच प्लांट्स, और इनको बनाने में जो टाइम लगता है वो भी बहुत ज्यादा लगता है, अराउंड 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं एक पावर प्लांट बनाने में। Such plants are usually located in hill areas far away from the load centers, such as they require long transmission lines to deliver power. Subsequently, the cost of transmission lines and losses in them will be more. अगर रिमोट एरिया पे आप पावर ट्रांसमिशन करेंगे ओवरहेड केबल्स के थ्रू, डेफिनेटली देयर विल बी ए पावर लॉस, सो द पावर लॉस इज वेरी हाई। लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की हम बात करें तो वो हम कंपनसेट कर लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट इज नॉट सो हाई, so losses can be minimized. Power generation by hydroelectric power plants is only dependent on the quantity of water available, which in turn depend upon the natural phenomena of rain. So if rainfall is in the time and proper, the required amount can be collected, the plant will function satisfactorily, otherwise not. ठीक है, तो मेन जो इसका रिक्वायरमेंट है वाटर है और उसका फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, अगर नहीं होगा देन इट विल लीड टू प्लांट शट डाउन। ओके, अगर सिलेक्शन हम बात करें इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की, तो क्या क्या हमें चाहिए अगर हमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इरेक्ट करना है, देन व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स इस प्लांट को चलाने के लिए। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा हो जाएगा यार वाटर स्टोरेज, कि वाटर अवेलेबल है लेकिन उसको स्टोर कहाँ करें ताकि हमें वो पेरिनियल फ्लो मिलता रहे पावर जनरेशन के। तीसरा आ गया दैट इज वाटर हेड, कि आपका जो वाटर है उसका हेड क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ओके, एंड फोर्थ वन दैट्स अवेलेबिलिटी ऑफ साइट, कि वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हम प्लांट को लगाएं, सुटेबल बेस्ट लोकेशंस। फिफ्थ योर डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, ऐसा ना हो कि हम
हिमाचल प्रदेश में लाएं और उसकी ट्रांसमिशन लाइंस को वहां से एक्सटेंड करके केरला में हम लोड सेंटर बनाएं? नो, इतना लंबा ट्रांसमिशन केबल्स बिछा पाना और उनमें जो लॉसेज है विल बी एक्सट्रीमली हाई, और जो फिजिबिलिटी है प्लांट की वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कम्स योर टाइप ऑफ लोड ऑफ साइट्स। टाइप ऑफ लोड ऑफ साइट्स कि लोड साइट का क्या जो है, लोड कैसा है आपका, डोमेस्टिक लोड है आपका या आपका पावर प्लांट्स का लोड है। ओके, सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की हम बात करते थे। तो डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स कि कितनी अवेलेबिलिटी है पानी की, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसा हमें हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है, कितनी कैपेसिटी का है। मींस अगर पानी का फ्लो हमारे पास हेड ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर भी काफी बढ़िया है, देन वी कैन थिंक ऑफ इम्प्लांटिंग और द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑफ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 500 मेगावाट। ओके, और दैट बड़ा भी इससे भी लगा सकते हैं हम। लेकिन अगर हमारे पास एक पतली सी स्ट्रीम है, पानी का फ्लो इतना ज्यादा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी हाई नहीं है, सो जो आपका जो प्रेशर है, जो आपका जो प्लांट की जो कैपेसिटी है विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इतना बड़ा नहीं होगा। फिर आपके 2 मेगावाट 10 मेगावाट 5 मेगावाट का प्लांट आप लगा पाओगे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का डिपेंड करेगा या प्लांट साइज। सेटिंग अप ऑफ पीक लोड सच एज स्टीम, डीजल और गैस टर्बाइन प्लांट्स टू provide adequate spillways or gate reliefs during the flood periods। कि आप जो spillways हैं वो कितने हैं, कितना पानी आप उसके अंदर रिटेन कर सकते हैं अगर कोई फ्लड लाइक सिचुएशंस है। ओके, नेक्स्ट कम्स योर वाटर स्टोरेज। सिंस देयर इज अ वाइड वेरिएशन in the rainfall during the year, therefore it is always necessary to store the water for continuous generation of power। तो वाटर शॉर्टेज, हम देखो वाटर जो अवेलेबल है वो मोस्टली जो है आपके रेनी सीजन में अवेलेबल होगा और दूसरे सीजन्स में अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें पूरे साल पावर जनरेशन तो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें, तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हमें है, तभी तो हम अपने प्लांट को पूरी फुल फंक्शनैलिटी के साथ पूरे साल चला पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो एनर्जी। ओके, अब टाइप ऑफ स्टोरेज की बात कर रहे हैं। द स्टोरेज इज कंस्ट्रक्टेड दैट इट कैन मेक वाटर अवेलेबल फॉर पावर जनरेशन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 साल तक पूरी हमारे पास हो पूरा। दूसरा ये कि हम एक छोटा कैचमेंट एरिया बनाएं जहां पे हमें सिर्फ पानी इतना अवेलेबल हो कि वो अगले साल की रेनी सीजन तक हमें पावर जो है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो रहे। उसके बाद तो हमारा जो कैचमेंट एरिया है वो विल रिप्लेनिश बाय द रेन। सो इस तरह का भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर वाटर हेड हमारे पास कितना है विल डिसाइड योर टाइप ऑफ टरबाइन। कि वाटर हेड अगर हमारे पास ज्यादा है, हेड ज्यादा है, मास फ्लो रेट कम है, देन वी विल गो फॉर पेल्टन व्हील। अगर हमारे पास हेड कम है और मास फ्लो रेट ज्यादा है, देन वी विल गो फॉर फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन। तो डिपेंड करेगा कि आपका मास फ्लो रेट ज्यादा है या आपका हाइट ज्यादा है, या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये प्लांट। नाउ accessibility of the site where hydroelectric plants is to be constructed should be easily accessible। this is important if the electric power generated is to be utilized at or near the plant sites। ठीक है, कि जो हम पावर जनरेशन कर रहे हैं उसकी जो क्या है लोकेशंस कितनी दूर है, that will also affect the site selection for hydroelectric power plants। डिस्टेंस का मैंने वही बताया, आपका ट्रांसमिशन लाइंस इतनी लंबी ना हो ताकि हमें एक तो मेंटेनेंस में दिक्कत ना आए, उनकी लाइंस कितनी लंबी लाइंस की मेंटेनेंस की दिक्कत, दूसरा ट्रांसमिशन लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। टाइप ऑफ लैंड की अगर हम बात करें, द लैंड टू बी सिलेक्टेड फॉर द साइट शुड बी चीप एंड रॉकी होनी चाहिए, जो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, द आइडियल साइट विल बी वन वेयर द डैम विल बी द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया टू स्टोर वाटर एंड विल बी इकोनॉमिकल इन कंस्ट्रक्शंस। हम पहाड़ों के अंदर वैलीज के लिए ऐसी तो बनाते हैं, बीच में सिर्फ हमने एक बैरिकेड खड़ा करना है, एंड द 2 साइड्स ऑफ माउंटेन विल प्रोवाइड द नेचुरल बैरियर्स, और वो काफी स्ट्रॉन्ग है।
तो ऐसे लोकेशंस हम ढूंढते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ योर न्यूक्लियर पावर, सॉरी योर हाइड्रो पावर प्लांट्स. ओके, so this is all about your brief introduction of this power plants, that is hydropower plants, and we have discussed about the site selection of hydropower plants. ठीक है, if you have any query you can ask. And okay, so carefully call your roll call. Abhishek Kumar, roll number 2. Abhishek. Akash. Yes, Akash. Please roll call. Please call your roll. Attendance बोलिए अपनी. Akash. सर अभिषेक प्रेजेंट, रोल नंबर 2. Roll number 2. Okay. Akash. Ankit, roll number 6. Ankit. Ashish, roll number 7. Chandan. Yes, sir. ओके, चंदन के बाद दीपक गुप्ता, रोल नंबर 10. दीपांशु चौधरी, गौरव कुमार. गौरव कुमार. गौरव कुमार प्रेजेंट है. And next comes your Himanshu, roll number 17. Yes, sir. Himanshu Pundir, roll number 18. Yes, sir. Present. Hirdesh. Present, sir. Janice Kumar. Present, sir. Jitendra Rana, roll number 30. Your roll number 23. Sir, present. Hello, sir. कार्तिक. Present, sir. कार्तिक, हाँ ठीक है. Hello, sir. 23 present. हाँ ठीक है, कार्तिक. कौशल, रोल नंबर 25. Yes, sir. Present. नंदिनी, रोल नंबर 29. प्रेजेंट सर. लक्ष्य चौधरी आता है क्या ये? लक्ष्य चौधरी. ओके. पवन, पवन सिंह नेगी. प्रिंस सोहरा. प्रिंस. राहुल, रोल नंबर 32. Yes, sir. Yes, sir. ओके. राहुल चौधरी. राहुल सिंह, रोल नंबर 34. Present, sir. ओके. राखी. रामदत्त. Present, sir. रौनक. Yes, sir. ऋषभ. प्रेजेंट सर. शेखर. Present, sir. रामदत्त प्रेजेंट है. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ओके, और कोई बच्चा? ठीक है. सो ये आपका इंट्रोडक्शन था इसका हाइड्रो पावर प्लांट का. आप इसको पढ़िए. देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास
ओके ठीक है, किसी को कोई और डाउट है तो पूछिए। आकाश, ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? एक कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूसली एब्सेंट हैं। कैसे नहीं आ रहे? एक तो कौशल कुमार है, ठीक है, हिमांशु रोल नंबर 17। सर मैं तो आता हूँ। कौन है 17 रोल नंबर? यस हिमांशु सर नहीं, ये गौरव कुमार सॉरी, गौरव कुमार। एंड योर प्रिंस सोहरा, राहुल चौधरी, राहुल सिंह। ओके, योर राखी तो पहले रेगुलर थी, पता नहीं अब क्यों नहीं आ रही। एंड योर ओके, बाकी तो सब रेगुलर हैं। एंड योर दिस वन अंकित, रोल नंबर राहुल सिंह मैं प्रेजेंट हूँ सर। अंकित सर राहुल सिंह रोल नंबर राहुल सिंह क्या रोल हमारी नंबर है? 34। रोल नंबर ठीक है, 3 सर। 34। रोल नंबर 34 लगा तो दिया। सर रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 इज आपके लेट ना इन absent क्लास। है। लेट हो भाई आप। सर पता ही नहीं लगता सर, आपकी क्लास का पता ही नहीं लगे, कभी 2 बजे लग रही है, कभी 4 बजे लग रही है दिन में। अब सर 24 घंटे तो बाकी ऑनलाइन और रहेंगे बच्चे नहीं। बाकी और बच्चे सर भी तो आपकी आते क्लास हैं। कभी 4 बजे लगती है, बाकी कभी 2 और बजे बच्चे भी लगती तो आ है। रहे हैं, बाकी और सर उनका बच्चे। नेट ऑन रहता है ना सर, बोल तो रहा हूँ, उनका नेट ऑन रहता है, इसलिए पता लग जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है। आज मेरा नेट ऑन नहीं था, पता नहीं लगा। 2 बजे भी क्लास है।